हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम लोग साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि लगातार कई एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। और इस टॉपिक पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस टॉपिक पे इस वीडियो पे हम दो चीजें कवर करेंगे, एक ये हाइड्रोकार्बन में संतृप्त और असंतृप्त, और दूसरी चीज जो हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे क्रियात्मक समूह और उनके आधार पर नामकरण, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। तो इन दोनों टॉपिक को अपन आज कवर करेंगे। तो शुरुआत करें, इससे पहले आइए समझ लेते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है। और इस टॉपिक को अगर आपको पूरा समझना है, पूरा सीखना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीख पाओ और आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो। पहला टॉपिक हमें यहाँ से ये उठाना है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन को जब आप देखते हो ध्यान से तो आपको दिखता है ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक हाइड्रो और एक कार्बन। हाइड्रो को अगर आप पूरा करो तो मिलेगा हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन, मतलब एक ऐसा यौगिक जिसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन के सहयोग से मिलकर बना हो, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हो, कार्बन परमाणु हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे अगर हमें लिखना है CH4, जैसे हमने लिखना है C2H6, जैसे हमने लिखना है C4H6, ठीक है। तो इन सारे यौगिकों को आप देखिए, इन सारे के सारे जो नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको जब आप देखोगे तो किसके किसके सहयोग से मिलकर बने, तो आपको दिखेगा कार्बन और हाइड्रोजन। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के सहयोग से कुछ यौगिक बनते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब शब्द निकल के आता है एक संतृप्त और एक शब्द निकल के आता है क्या, असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की मीनिंग क्या है ये समझ लीजिए ध्यान से। अगर हम संतृप्त को आसान भाषा में समझना चाहें तो इतना जान ले, पूर्ण भरा हुआ, ठीक है, इतना समझ लीजिए, पूर्ण भरा हुआ। असंतृप्त को अगर आप याद करना चाहो तो अब इसी का अपोजिट हो जाएगा क्या, अपूर्ण, ठीक है, या पूरी तरह से जो नहीं भरा हुआ है। इतनी सी बात आप समझ लीजिएगा वर्ड्स को, तो ये आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप सभी को मालूम है कि हमारे पास एक परमाणु है, ठीक है, कार्बन, और इस कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, ठीक है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। 4 वैलेंसी होने के कारण 4 इलेक्ट्रॉन लेना देना दोनों इसके लिए कठिन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का लेन देन ना करके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है, और साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाता है। और एक ये विशेष कारण है जिसके कारण कार्बन के इतने सारे यौगिक, इतने सारे कंपाउंड जो है वो हमें अपने सराउंडिंग में दिखते हैं, ठीक है। चाहे हम खाने पीने के तत्वों की बात करें, चाहे हम अपने शरीर के फॉर्मेशन की बात करें, चाहे हम पौधों के लिए भोजन के रूप में प्राप्त होने वाले पदार्थ की बात करें, सबके सब कहीं ना कहीं क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि ये क्या बनाता है, सहसंयोजी यौगिक बनाता है। फिलहाल हमें यहाँ पे ये समझना है कि कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 6 है, जिसके कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2-4 होता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। परमाणु संख्या कितनी होगी, 6 होगी। एटॉमिक मास कितना होगा, परमाणु भार कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। कार्बन के लिए कुछ चीजें आप लिख लीजिए, कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो 6 है और इसका परमाणु भार कितना है, 12, ठीक है। वैलेंसी कितनी होगी, संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। अब इस आधार पर कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है। देखिए मैं अभी आपको संतृप्त और असंतृप्त की परिभाषा की तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे मैंने लिखा 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन, और मैंने बताया कि प्रत्येक कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। वैलेंसी 4 होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, शेयरिंग। तो इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे शेयर करने के लिए, 3, तो एक इधर और एक इधर। इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर दिया, तो बचे कितने, 2, ठीक है। इसके पास भी कितने बचे, 3। तो इस तरीके से अब ध्यान से समझिएगा, अगर इन हर प्लेसेस पर, सारे स्थानों पर हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं,
हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये संतृप्त। संतृप्त देखिए पूर्ण भरा हुआ, कार्बन की जितनी वैलेंसी है, कार्बन की सारी वैलेंसी पूरी तरह से क्या है, भरी हुई है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, संतृप्त। ठीक है, मतलब क्या निकल के आया यहां से, अगर किसी हाइड्रोकार्बन के में कार्बन की पूरी वैलेंसी, पूरी संयोजकता भरी हुई है, फिल्ड है, उसको अपन क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, C3H8। ठीक है, 6 यहां तो हो गए, एक और दो आगे। ठीक है, तो C3H8 ये जो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया, ये कैसा हो गया, संतृप्त। ठीक है, अब अगर हम एक फॉर्मूला लिखते हैं C3H6, क्या लिखते हैं, C3H6, या एक फॉर्मूला लिखते हैं C3H4, तो जाहिर सी बात है, अगर 3 कार्बन की संयोजकताओं को 8 हाइड्रोजन पूरी तरह से भरते हैं, तो अगर हम 8 की जगह पे 2 हाइड्रोजन करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे, 6 हाइड्रोजन लेंगे, तो 2 हाइड्रोजन की प्लेसेस क्या होंगी, खाली होंगी। ठीक है, मान लीजिए ये 2 हाइड्रोजन हमने निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अभी बचा हुआ है, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अभी बचा हुआ है, तो ये दोनों आपस में एक एक और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, एक एक और इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए जब सारे कार्बन की संयोजकता भरी होती है, तो बॉन्डिंग सिंगल होती है, उसको अपन बोलते हैं संतृप्त। तो यहां से एक पॉइंट ये निकल के आया कि अगर सभी कार्बनों के बीच में एकल बंध हो, सभी कार्बनों के बीच में एकल बंध हो, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। 2 आधार मैंने बता दिया। ठीक है, अगर कार्बन की सारी संयोजकता भरी हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर सभी कार्बन के बीच में एकल बंध हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर किसी कार्बनिक हाइड्रोकार्बन में, मतलब किसी हाइड्रोकार्बन में किन्हीं 2 कार्बन के, सारे के नहीं, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध लगा हो, तो वो आपका फिर क्या है, असंतृप्त है। क्योंकि अगर द्विबंध लगा है, तो इसका मतलब उन दोनों कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। अगर त्रिबंध लगा है, तो इसका मतलब है उन 2 कार्बनों के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाते हैं, असंतृप्त। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहां पे भी मैंने समझाया आपको कि ये आप देखिएगा, अगर इसको आप देखोगे तो कार्बन की वैलेंसी थोड़ी सी क्या है, खाली है, 2 वैलेंसी, इसकी एक, इसकी एक। ठीक है, खाली है, इसका मतलब ये पूरी तरह से भरी नहीं है। जब पूरी तरह से नहीं भरी है, तो फिर हम इसको अब संतृप्त नहीं कह पाएंगे, क्या कहना पड़ेगा, असंतृप्त। फॉर्मूला क्या निकल गया, C3H6, C3H6। ठीक है, तो इस तरीके से, तो थोड़ा सा ये बेस मैंने तैयार कर दिया, आधार आपको समझा दिया। आइए बढ़ते हैं कुछ और चीजों। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें कार्बन की पूरी संयोजकता भरी होगी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें कार्बन की पूरी संयोजकता नहीं भरी होगी। अब जब हम संतृप्त और असंतृप्त के आगे बढ़ते हैं, तो हमें 3 नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है एल्केन का, ठीक है, ये उदाहरण है इसका, संतृप्त का। और 2 नाम हमें मिलते हैं, एक मिलता है एल्कीन, ठीक है, और एक नाम मिलता है एल्काइन। ठीक, एक नाम हमें मिलता है एल्केन का, एक नाम मिलता है एल्कीन का, और एक मिलता है एल्काइन का। एल्केन को मैंने कहा लिखा संतृप्त में, एल्कीन और एल्काइन को मैंने कहा लिखा असंतृप्त में। ठीक है, इनमें क्या चीजें समझनी है आपको। पहली चीज, सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। कई एग्जाम्स में सीधा सा पूछता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, और ऑप्शंस दिए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, एल्केन में सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज डबल एंड +2 ऑफ द कार्बन। ठीक है, जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक होगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर हमने कार्बन 1 लिया, तो हाइड्रोजन होगा 1 × 2 या 2 × 1 कर दीजिए, बाद में ये, ठीक है, +2 = कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अगर हमने कार्बन 2 लिया, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 2 मतलब 6। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनेगा CH4।
इसका फॉर्मूला बनेगा C2H6, ठीक है। अगर हमने कार्बन 3 ले लिया, ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 × 3 + 2 मतलब कितना हो जाएगा 8, तो C3H8, ठीक है। तो एल्केन्स, ठीक, ये क्या हो जाएंगे, एल्केन्स हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, H2n+2 को समझ लीजिए, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन जितने होंगे उसका 2 गुना करिए और फिर 2 जोड़ दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। एल्कीन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। एल्कीन क्या है, एल्कीन का सामान, अब यहां से 2 घटाते जाइए, आप आगे बढ़ते जाएंगे। CnH2n मतलब अगर आप 2 प्लस नहीं करते हैं, अगर आप 2 को प्लस नहीं करते हैं, केवल क्या लिखते हैं, CnH2n, तो ये जो होगा वो आपका क्या होगा, एल्कीन होगा, ठीक है। और 2 को कम कर दीजिए, तो CnH2n -2, ये क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, ठीक है। CnH2n -2 ये आपका क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये जो हमारा एल्कीन है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की जो नंबर होगी वो कार्बन की 2 गुनी होगी। अगर हमने कार्बन लिया 2, तो हाइड्रोजन मतलब 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 4, फॉर्मूला बन जाएगा C2H4, ठीक है। अगर हमने कार्बन लिया 4, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 × 4 मतलब 8, फॉर्मूला हो जाएगा C4H8, ठीक है। फिर नामकरण करना सिखाऊंगा भी, इनका नाम कैसे करेंगे। CnH2n -2, अगर हमने कार्बन लिया 3, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 × 3 -2 मतलब 4, फॉर्मूला हो जाएगा C3H4, ठीक है। अगर हमने कार्बन लिया 5, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 × 5 -2 मतलब 8, फॉर्मूला हो जाएगा C5H8, ठीक है। तो इस तरीके से पहली चीज हमने सीखी, सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्केन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2, ठीक है। दूसरा इसका होगा CnH2n और इसका होगा CnH2n -2, ठीक है। इस आधार पे आप फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है। एल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में ध्यान रखिएगा हमेशा एकल बंध होता है, ठीक है। जितने भी कार्बन जुड़े होंगे, जितने कार्बन जुड़े होंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया एग्जाम्पल के थ्रू, जितने भी कार्बन जुड़े होंगे उनमें क्या होगा, अगर वो संतृप्त है तो एकल बंध होगा, सारी बैलेंसिंग भरी होगी, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बंध होगा, एकल बंध होगा, ठीक है। दूसरा यहां पे ध्यान रखिएगा, जब हम एल्कीन की बात करेंगे तो जितने भी कार्बन हैं उनमें से किन्हीं 2 के बीच में, सारे नहीं, जैसे मान लीजिए हमने 5 कार्बन जोड़े, ठीक है, तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा और 2 कार्बन किससे जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो किन्हीं 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, द्विबंध होगा, ठीक है, सारे नहीं, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, द्विबंध होगा। जब हम इसकी बात करेंगे एल्काइन की, ठीक है, जब हम एल्काइन की बात करेंगे तो एल्काइन में ध्यान रखिएगा, अगर जैसे हमने 4 कार्बन को जोड़ना है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, फिर जब हम किन्हीं 2 कार्बन के बीच, जरूरी नहीं लास्ट में, ठीक है, आप कहीं पे भी देख सकते हो, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में जो आपको बॉन्डिंग मिलेगी वो कैसी होगी, त्रिबंध की होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस तीनों में, एल्केन संतृप्त का उदाहरण है, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त के उदाहरण है। एल्केन में एकल बंध होगा सारे कार्बन के बीच में, एल्कीन में 2 कार्बन, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में द्विबंध होगा, और एल्काइन में किन्हीं 2 कार्बन के बीच में त्रिबंध होगा। इससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, सामान्य सूत्र जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सामान्य सूत्र कई बार पूछा जाता है यहाँ, ठीक है, सीधा सीधा। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों पर, इनके नामकरण, ठीक है। इसका नामकरण कैसे किया जाए, नामकरण देखिए, हर एक के लिए, एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए हमने कुछ प्रत्यय बनाए हैं। जैसे हमारा है एल्केन, ठीक है, तो अगर कोई भी यौगिक एल्केन का होगा तो उसके लास्ट में, ठीक है, प्रत्यय सभी में रहेगा, ठीक है, सभी में ध्यान रखिएगा प्रत्यय रहेगा, उपसर्ग नहीं रहेगा। उसके लास्ट में आपको प्रत्यय मिलेगा एन, ठीक है, या इंग्लिश में लिखा होगा ANE, ठीक है। अगर कोई यौगिक एल्कीन ग्रुप का होगा, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, उसके लास्ट में आपको प्रत्यय मिलेगा इन, या इंग्लिश में मिलेगा ENE, ठीक है। अगर कोई यौगिक एल्काइन ग्रुप का होगा तो उसके लास्ट में आपको प्रत्यय मिलेगा आइन,
या इंग्लिश में मिलेगा YNE, YNE, ठीक है, YNE। ये हो गया पहला काम। दूसरा काम, नंबर ऑफ कार्बन एंड देयर नेम, ठीक है, कार्बन और नाम, ठीक है, कार्बन की संख्या, बल्कि मैं बताता हूं, कार्बन की संख्या और नाम, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कार्बन की संख्या 1, उपसर्ग लगेगा मेथ, ठीक है। कार्बन की संख्या 2, उपसर्ग लगेगा ईथ। कार्बन की संख्या 3, उपसर्ग लगेगा प्रो। कार्बन की संख्या 4, ठीक है, उपसर्ग लगेगा ब्यूट। कार्बन की संख्या 5, उपसर्ग लगेगा पेंट, ठीक है। कार्बन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 6, उपसर्ग लगेगा हेक्स। कार्बन की संख्या, हालांकि यहां तक से आपका काम पूरा हो जाता है। कार्बन की संख्या अगर 7 तो उपसर्ग लगेगा सेप्ट, ठीक है। कार्बन की संख्या 8 तो उपसर्ग लगेगा ऑक्ट, ठीक है। इतना आप सीख लीजिए, इतनी चीजें नोट कर लीजिएगा। फिर अपन चलेंगे नाम की तरफ, तो बिल्कुल सारी चीजें जो है वो पानी की तरह क्लियर रहेगी। कार्बन की संख्या 1 तो मेथ, कार्बन की संख्या 2 तो ईथ, कार्बन की संख्या 3 तो प्रोप, कार्बन की संख्या 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, ठीक है। एल्केन के लिए प्रत्यय एन, एल्कीन के लिए प्रत्यय इन, एल्काइन के लिए प्रत्यय आइन। इतनी चीजें सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अब यौगिकों के नाम की, ठीक है। यौगिकों का नाम कैसे लिखें, देखिएगा, हमसे पूछ दिया गया, ठीक है, हमसे पूछ दिया गया नाम, ठीक है, कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसको जब आप अलग करोगे तो आप इसको लिख लो प्रो प्लस एन, अलग करके क्या लिख लो, प्रो प्लस एन। एन जब आपने देखा तो आपको यहां पे पता चल गया कि ये एल्केन का है, मतलब संतृप्त, ठीक है। पूरी बैलेंस क्या होगी, एल्केन का है, ठीक है, संतृप्त। एन और कार्बन की नंबर कितनी होगी, प्रो, मैंने बताया मेथ 1 कार्बन, ईथ 2 कार्बन, प्रो 3 कार्बन। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि अगर प्रोप से बनाना है तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और एल्केन के लिए हाइड्रोजन कितना होता है, कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 × 3 + 2, मतलब प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा C3H8, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, मान लीजिए हेक्सेन का फॉर्मूला बनाना है, इसका हेक्सेन का, ठीक है। हेक्सेन को भी समझ लीजिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। हेक्सेन में आप देखोगे तो यहां पे कार्बन की जो संख्या है, देखिए हेक्स प्लस एन, अलग कर लीजिए, हेक्स प्लस एन, ठीक है। संधि विच्छेद करना थोड़ा सा हिंदी आपसे आती है अच्छे तरीके से। तो हेक्स प्लस एन जब हमने अलग किया तो हमें यहां पे क्या मिला कि कार्बन की जो संख्या है वो कितनी होगी, 6, ठीक है। ये पे मैं लिख देता हूं, कार्बन की संख्या कितनी, 6। तो हाइड्रोजन की संख्या 6 दूनी 12 + 2 14, फॉर्मूला लिख दीजिए C6H14, क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। और कुछ उदाहरण ले लेते हैं, अगर आपको अभी कुछ डाउट हुआ कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं पेंटीन का, एक एग्जांपल लेते हैं किसका, पेंटीन का, ठीक है। अलग करिए इसका, विच्छेद करिए, बनेगा क्या, पेंट प्लस इन, ठीक है, पेंट प्लस इन। जब पेंट प्लस इन बना, ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, पेंट मतलब कार्बन की संख्या कितनी, 5, पेंट में कार्बन की संख्या कितनी, 5। अब अगर कार्बन की संख्या 5 तो इन, एल्कीन, हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन का 10 डबल होता है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। अगर हाइड्रोजन की संख्या 10 है, फॉर्मूला लिख देंगे C5H10। तो इस तरीके से मेथीन CH2, ठीक है, मेथीन CH2, एथीन C2H4, ठीक है, प्रोपीन C3H6, ब्यूटीन C4H8। आप फॉर्मूले बना सकते हो आराम से।
ठीक है। एक आइन का भी देख लेते हैं। आइन में अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आइन में अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा ब्यूटाइन, एक एग्जाम्पल लिखा क्या, ब्यूटाइन। इसको भी अलग करते हैं तो बनेगा ब्यूट प्लस आइन। क्या बनेगा, ब्यूट प्लस आइन। अब ये जो ब्यूट प्लस आइन है हमारा, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ब्यूट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कार्बन की नंबर कितनी होगी, 4। अगर कार्बन की नंबर 4 है तो हाइड्रोजन की नंबर आइन में कितनी होती है, 2 गुने से 2 कम, मतलब 4 दूनी 8, 2 कम 6। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए C4H6। क्लियर है। हेक्साइन का बनाना हो C6H कितना होगा 10। पेंटाइन का बनाना हो C5H कितना होगा 8। ठीक है। एथाइन का बनाना हो, ठीक है, तो C2, एथाइन मतलब C2, 2 गुना 4, फिर 2 कम 2, तो C2H2। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले बना सकते हैं एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के। ठीक है, एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के हम इस तरीके से आराम से फॉर्मूले बना सकते हैं। आइए थोड़ा सा चलते हैं अब क्रियात्मक समूह की तरफ। किसकी तरफ, क्रियात्मक समूह की तरफ। क्रियात्मक समूह क्या होता है और उसके आधार पे नामकरण, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है क्या, क्रियात्मक समूह है क्या। हमने एक फॉर्मूला लिखा CH4। क्या लिखा, CH4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, कार्बन की पूरी वैलेंसी भरी हुई है। अब आप यहां पे ध्यान से समझिएगा कि जब हमने लिखा CH4, कार्बन की पूरी वैलेंसी जो है वो क्या है, भरी हुई है। अब हमने इसमें से एक हाइड्रोजन को यहां से निकाला, ठीक है, और इसकी जगह पे लगा दिया क्या, Cl। क्या लगा दिया, Cl। यहां से हमने एक हाइड्रोजन को निकाला, इसकी जगह पे लगा दिया क्या, OH। ठीक है, तो ये जो किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले जो यौगिक हैं या तत्व हैं, ठीक है, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, अगर कोई तत्व ये काम करता है, जैसे मैंने अभी लिखा था क्लोरीन, यहाँ पे OH कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह कहलाएगा। क्रियात्मक समूहों के आधार पर नामकरण बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो देखते हैं क्रियात्मक समूह के आधार पर नामकरण। तो क्रियात्मक समूह, ठीक है, के आधार पर नामकरण, उपसर्ग या प्रत्यय का ही कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, उपसर्ग या प्रत्यय के आधार पर ही मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट, पहला क्रियात्मक समूह है हैलोजन। पहला क्रियात्मक समूह क्या है, हैलोजन। इसमें तत्व आएंगे समूह 17 के। मैंने आपको समझाया था समूह 17 मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, आप देख लीजिएगा। तत्व आएगा फ्लोरीन, तत्व आएगा क्लोरीन, तत्व आएगा ब्रोमीन, तत्व आएगा आयोडीन। ठीक है, इनके लिए ध्यान रखिएगा, हैलोजन के लिए थोड़ा सा समझिएगा बात को। यौगिक के शुरू में उपसर्ग लगता है, उपसर्ग लगता है हेलो। क्या लगता है, हेलो। ठीक है, उपसर्ग लगता है। हेलो का मतलब क्या है, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, अगर आयोडीन है तो आयोडो। क्लियर है, ये उपसर्ग लगेगी। ठीक है, क्या लगेंगे, उपसर्ग लगेंगे। आइए नामकरण की तरफ चलते हैं, बड़ा आसान है, बस इतना ही सीखना है। उपसर्ग लगेगा। आपसे सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा कि ब्रोमो पेंटेन का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, क्या पूछेगा, ब्रोमो पेंटेन का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, ब्रोमो पेंटेन का फॉर्मूला बताओ। तो देखो ध्यान से, आप इस वर्ड को देखिए ध्यान से, आपको साफ साफ दिख रहा है ये बना हुआ है किससे, ब्रोमीन। ठीक है, या ऐसा ही लिख लो तो ब्रोमो और प्लस क्या लगा हुआ है, पेंटेन। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, फॉर्मूला तो ब्रोमो प्लस पेंटेन। देखिए पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको बनाना सिखाया
C5H12 होगा संतृप्त। जाहिर सी बात है कार्बन की कोई बैलेंसिंग खाली नहीं है, ब्रोमीन को जोड़ेंगे कहां से? हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन को? एक हाइड्रोजन को। तो अगर हम यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो पहले तो हम ब्रोमीन लिख देते लास्ट में, ठीक है। पहले क्या लिख देते? ब्रोमीन लिख देते लास्ट में, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन को हटाया तो कार्बन तो 5 ही रहेंगे, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 11। फॉर्मूला बन जाएगा C5H11Br, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर की चीजें मैं बता देता हूं, इसका आगे काम थोड़ा सा नहीं है। और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अगर आपसे पूछता है क्लोरो एथेन का फॉर्मूला, इथेन या एथेन, ठीक है। इसको भी आप सेपरेट करेंगे तो आपको दिखेगा क्लोरीन और एथेन, ठीक है। मतलब क्लोरो और एथेन। एथेन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है? C2H6, ठीक है। एथेन का फॉर्मूला कितना होता है? C2H6। अगर एथेन का फॉर्मूला है तो ये तो संतृप्त हो गया, इसमें तो हम कुछ जोड़ नहीं पाएंगे। तो अगर हमें इसमें क्या जोड़ना है? क्लोरीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? क्लोरीन, ठीक है। इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है, रफ करके। तो अगर हमें इसमें क्लोरीन जोड़ना है तो हाइड्रोजन को एक कम करना पड़ेगा। तो पहले लिख देते हैं क्लोरीन और फिर लिख देते हैं C2H5, ठीक है। ये मैं पहले क्रियात्मक समूह क्यों लिख रहा हूं, ये आगे चल के कुछ और क्रियात्मक समूह पर जब हम चर्चा करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको फॉर्मूला अगर दे दिया जाए ब्रोमो ब्यूटेन का, ठीक है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, H को एक कम करिए और लास्ट में क्या लगा दीजिए? Br, तो क्या हो जाएगा? C4H9Br, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या? हैलोजन क्रियात्मक समूह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्रियात्मक समूह की तरफ चलते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये आसान है लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा ये उपसर्ग लेके जाएगा। सेकंड नंबर जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारा, वो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है किसका? एल्कोहल का। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसका है? एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल, बल्कि ऐसा करेंगे, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश में देखेंगे आप, इंग्लिश में जब आप इसको देखेंगे तो ऐसे लिखा होता है एल्कोहल, ठीक है। तो ये जो लास्ट का हमारे पास OL है, इसी को हम ले लेते हैं प्रत्यय। इसी को क्या ले लेते हैं? प्रत्यय। हिंदी में लिखते हैं ऑल, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब मैं एक और क्रियात्मक समूह पढ़ाऊंगा उसके बाद, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ऑल होता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, वो होता है OH। फॉर्मूला क्या होता है? OH, ठीक है। अल्कोहल के लिए जो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है वो क्या लिखना पड़ता है? OH, बस काम खत्म, ठीक है। लगता कहां? ये प्रत्यय में लगता है, उपसर्ग में नहीं लगता है। कहां लगता है? प्रत्यय में। अब आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बताओ, इथेनॉल का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो आप यहां पे जब देखोगे प्रोपेनॉल का फॉर्मूला किससे बना? प्रोपेन प्लस ऑल। अलग करो, प्रोपेन प्लस ऑल। ऑल के लिए आपको लिखना है क्या? OH। ऑल के लिए क्या लिखना है? OH। फिर क्या लेना है? प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब क्या है? C3H8। C3H8, H को एक कम करो, OH लगा दो, तो क्या बन जाएगा? C3H7। C3H7OH, ये हमारा क्या है? प्रोपेनॉल। C3H7OH प्रोपेनॉल। इथेनॉल की बात करो, ऐसे ही बना लो, इथेन प्लस ऑल, ठीक है। इथेन का फॉर्मूला C2H6, तो H को एक कम करो, C2H5OH। C2H5OH, क्लियर है। और एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखो, अगर आपसे पूछता है पेंटेनॉल, क्या पूछता है? पेंटेनॉल। पेंटेन क्या होता है फॉर्मूला पेंटेन का? C5H12। हाइड्रोजन को एक कम करो, उसकी जगह पे क्या लिख दो? OH, तो हो जाएगा C5H11OH, ठीक है। C5H11OH, क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से हम फॉर्मूला बना सकते हैं किसका? एल्कोहल का। ध्यान रखिएगा लास्ट में प्रत्यय क्या जुड़ा होगा? ऑल जुड़ा होगा, अल, ठीक है, ऑल जुड़ा होगा, OL। इंग्लिश में OL, हिंदी में लिखा होगा ऑल, ठीक है। जैसे प्रोपेनॉल, मेथेनॉल। मेथेनॉल का फॉर्मूला बनाना है, मेथेनॉल का फॉर्मूला अगर बनाना है तो देखिए ध्यान से, मेथेन का मतलब क्या है? CH4, ठीक है।
तो H को एक कम कर देंगे, उसकी जगह पे क्या लगा देंगे OH, तो OH और फिर क्या लग देंगे CH3, तो CH3OH क्या है मेथनॉल। ठीक है, इस तरीके से हमने अल्कोहल के भी फॉर्मूले को सीख लिया। अब जो हमारा अगला फॉर्मूला आता है वो आता है किसका, एल्डिहाइड का। ठीक है, अगला जो क्रियात्मक समूह आता है वो आता है किसका, एल्डिहाइड। तो आइए देखते हैं एल्डिहाइड क्या है। तो देखिए जब हम एल्डिहाइड की तरफ चलते हैं, थर्ड पॉइंट एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, इसको जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं एल्डिहाइड। ठीक, शुरू में एक वर्ड मिलता है हमें अल, ठीक है, और यही इसका क्या है, प्रत्यय, उपसर्ग नहीं, क्या मिलता है, प्रत्यय। प्रत्यय लगा होगा अल या इंग्लिश में लगा होगा ए, ठीक है, प्रत्यय लगा होगा अल या इंग्लिश में लगा होगा एल। तो अगर अल प्रत्यय लगा है तो ध्यान से समझिएगा। अब इसके एक बार इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, फिर बनाते हैं कैसे बनाएंगे यौगिकों का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, CHO, क्या होता है, CHO। ठीक है, अब आते हैं यौगिकों के फॉर्मूले की तरफ। आपसे पूछा फॉर्मूला बनाइए ब्यूटेनॉल का। यहां से थोड़ा सा चीजें जो है थोड़ी सी कठिन है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपसे पूछा गया ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला बताइए, ठीक है, तो अब आप अगर ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला बनाते हो, ठीक है, ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला बनाते हो, तो आप देखोगे कि ब्यूटेन मतलब कार्बन की संख्या 4, कार्बन की संख्या कितनी लेनी पड़ेगी, 4 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसका जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो पहले लिखोगे क्या, CHO। ठीक है, अभी तक हमने क्लोरीन लिखा, ब्रोमीन लिखा, आयोडीन लिखा, अल्कोहल OH लिखा, तो उसमें कार्बन नहीं आया। लेकिन जब हमने CHO लिख दिया, क्या लिख दिया, CHO लिख दिया, तो एक कार्बन ऑलरेडी इसमें आ गया। ठीक है, अब अगर एक कार्बन इसमें आ गया ऑलरेडी, तो इसका मतलब क्या है, जो हमें 4 कार्बन लेने थे, 4 कार्बन की जगह पे हम 3 ही कार्बन लेंगे। तो इसके पहले मैं फॉर्मेशन समझा दे रहा हूं, फिर इसका फॉर्मूला निकालना बताऊंगा। तो कितने कार्बन लेंगे, 3 कार्बन लेंगे। ठीक है, कितने कार्बन लेंगे, 3 कार्बन। तो इस तरीके से हमने 3 कार्बन ले लिए। ठीक है, सारी की वैलेंसी को फिल कर लो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस इधर के सारे वैलेंसी क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपने ये काम किया तो आपको दिखता है C3, ठीक है, क्या दिखता है, C3H7 और लास्ट में क्या मिलता है, CHO। ठीक है, अब जल्दी बनाने का तरीका बताओ। आपको जब भी अल से बनाना है फॉर्मूला, ठीक है, तो आप पहले क्या लिख दीजिए, CHO। ठीक है, क्या लिख दीजिए, CHO, और फिर उसका जो भी एल्केन ग्रुप है, ठीक है, जैसे मेथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, जो भी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ब्यूटेन था, कार्बन कितने ले रहे थे, 4, लेकिन 4 ना लेके 1 कम कर दीजिए। तो जब 4 कार्बन लेते हैं तो हाइड्रोजन आपको लेना पड़ता है 9। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया C4H10, उसमें एक हाइड्रोजन कम करेंगे तब तो कुछ जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन लेना पड़ता है कितना, 9, लेकिन जब 3 कार्बन लेंगे तो फिर कितना लेना पड़ेगा, 7। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, C3H7CH। और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल आया पेंटेनल का, एक एग्जाम्पल आया किसका, पेंटेनल का। ठीक है, अब पेंटेनल के एग्जाम्पल को भी ध्यान से समझ लीजिए। जब हम पेंटेनल के एग्जाम्पल पर बात करते हैं, जैसे पेंटेन से बना हुआ, पेंटेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 5। तो पहले तो लिख लीजिए क्या, CHO। जब आपने CHO लिख लिया तो एक कार्बन कम हो गया, तो 4 लेना पड़ेगा, और जब 4 कार्बन लेंगे तो 9 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, 9। आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो। अब अगर आपको फॉर्मूला लिखना है इथेनॉल का, इसका फॉर्मूला लिखना है इथेनॉल का, कार्बन की संख्या कितनी, 2। तो जब हम CHO लिख लेंगे तो एक ही कार्बन लेना पड़ेगा। CHO जब हमने लिख लिया तो एक कार्बन हो गया। ठीक है, जैसे हमने लिखना है इथेनॉल, ठीक है, तो हमने CHO लिख लिया, एक कार्बन हो गया। अब कितने कार्बन चाहिए हमें, एक ही चाहिए, तो हम लिखेंगे C और कितना हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो हेक्सेनल का, आप लोग खुद ही सोच के बताओ हेक्सेनल का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो, हेक्सेनल मतलब कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 6। एक हो गई कहां, CHO में। अब कितनी बची, 5। अब अगर 5 ही बची है तो इसका मतलब क्या है, हमें उसमें लेना पड़ेगा C5 और H की संख्या कितनी लेनी पड़ेगी, 11। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले बनाते हैं किसके, एल्डिहाइड।
ठीक है। एक फॉर्मूला सभी लोग लिख लीजिएगा ध्यान से, एक फॉर्मूला जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है मेथेनॉल। मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है HCHO, ठीक है। किस कैसा होता है HCHO। चूंकि मेथेन में एक ही कार्बन लिया जा सकता है और एक ही कार्बन लेने का मतलब क्या है कि वो तो हमारे क्रियात्मक समूह में ही आ गया, ठीक है, एल्डिहाइड में ही आ गया। अगर वो एल्डिहाइड में ही आ गया तो हम और कार्बन ले नहीं पाएंगे, इसलिए हम केवल क्या जोड़ लेंगे इधर साइड पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा HCHO। इसको सभी लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले को देखते हैं, ठीक है। कुछ और क्रियात्मक समूह, एक क्रियात्मक समूह और आपको समझा देता हूं। एक क्रियात्मक समूह है आपका चौथा नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, COOH। फॉर्मूला क्या होता है? COOH। और ध्यान रखिएगा सारे बच्चे कि इसमें ये जो फॉर्मूला हमारा है COOH का, ठीक है, इसका जो हम प्रत्यय लिखते हैं, प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल। प्रत्यय क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल, ठीक है। ये इसका प्रत्यय होता है, ओइक अम्ल, ये इसका प्रत्यय होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? COOH, ठीक है, COOH। फॉर्मूला बनाते हैं। अगर आपसे एक फॉर्मूला पूछता है, ठीक है, अगर आपसे एक फॉर्मूला पूछता है कि बताइए बच्चों ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, अगर हमने ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है तो ब्यूटेनोइक कैसे बनेगा? कितने कार्बन से? तो आपका आंसर होगा कितने कार्बन होंगे? 4, ठीक है। अगर हमें ब्यूटेनोइक बनाना है, देखिए, अगर हमसे पूछा गया ब्यूटेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ब्यूटेनोइक, ब्यूटेन से बना, कितने कार्बन? 4 कार्बन। मैंने क्या सिखाया आपको? सबसे पहले क्या लिखिए? फंक्शनल ग्रुप। तो आप लिख लीजिए क्या? COOH। सबसे पहले क्या लिख लीजिए? COOH, ठीक है। और जब आपने COOH लिख दिया तो अब देखिए आपके पास 4 कार्बन लेने थे, एक तो हो गया, एक कार्बन तो हो गया, ठीक है। अब हमें कितने लेने पड़ेंगे? 3। जब 3 कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन कितने? 7, ठीक है। 3 कार्बन तो हाइड्रोजन कितने हैं? 7। 8 लेने थे तो 2 गुने से 2 अधिक, ठीक है। 6 दूनी 8, सॉरी 3 दूनी 6 और प्लस 2 8 लेने थे। लेकिन अगर क्रियात्मक समूह जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, इसलिए क्या लेना पड़ेगा? 7। एक बड़ा ज्यादा पूछा जाता है आपसे फॉर्मूला एथेनोइक एसिड का, ठीक है, या इस नाम से पूछा जाता है, या इसका एक सामान्य नाम है एसिटिक एसिड। इसी का सामान्य नाम क्या है? एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसमें आपसे ये फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि एथेनोइक, एथेनोइक का मतलब क्या? एथेन से कितने कार्बन? 2। तो पहले तो हम लिख लेते हैं क्या? क्रियात्मक समूह, ठीक है। ओइक अम्ल का क्रियात्मक समूह COOH, 2 कार्बन, एक हो गया, एक ही चाहिए, क्या लिखना पड़ेगा? CH3, ठीक है। फॉर्मूला फॉर्मिक अम्ल का एक फॉर्मूला पूछा जाता है। फॉर्मिक अम्ल को ध्यान रखिएगा, हम कहते हैं क्या? मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। तो जैसे अभी मैंने आपको मेथेनॉल से समझाया था कि मेथेनॉल में एक ही कार्बन होना चाहिए, वो हमारे क्रियात्मक समूह में आ जाता है, तो वही हाल है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का भी। तो इसमें एक ही कार्बन होना चाहिए, मेथेनोइक अम्ल में एक ही कार्बन होना चाहिए, वो हमारे कहा जाएगा क्रियात्मक समूह में। तो हम केवल इधर क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन, ठीक है, केवल क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? HCOOH, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि चारों आपके समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट बचता है क्रियात्मक समूह कीटोन का, जल्दी से उसको भी समझा देते हैं। तो एक लास्ट क्रियात्मक समूह बचा आपका क्या? कीटोन। कीटोन में आप ध्यान रखिएगा प्रत्यय जुड़ा होगा, ठीक है, प्रत्यय जुड़ा होगा कीटोन में, प्रत्यय जुड़ा होगा ओन, ठीक है। क्या जुड़ा होगा? ओन। इसका जो फॉर्मूला होगा ऐसा होता है, देखिए CO होता है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है, देखिए C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन की वैलेंसी खाली, इधर भी कार्बन की वैलेंसी खाली, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है? 4। तो उसने किसके साथ शेयर कर दी? ऑक्सीजन के साथ। तो बची कितनी? 2। एक इधर भी रहेगी, एक इधर भी,
मतलब कीटोन जब भी हम बनाते हैं तो हमें इधर भी कार्बन को जोड़ना पड़ता है और इधर भी कार्बन को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक मैं स्ट्रक्चरल बताऊंगा, फिर उसके बाद एक आपको बता दूंगा सीधा कंपाउंड वाइज। ठीक है, स्ट्रक्चरल देखिए, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ दिया जाए प्रोपेनोन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? प्रोपेनोन का। अब अगर हम प्रोपेनोन का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, तो होगा क्या? पहले लिख लीजिए आप क्या, ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, ये CO दोनों साइड पे जोड़ना है। कितने कार्बन होते हैं प्रोपेन में? पढ़ाया मैंने, कितने? 3। एक तो यही पे हो गया, एक हो गया, तो एक इधर एक इधर। ठीक है, इन दोनों की वैलेंसी को फिल कर लो। ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा CH3, बीच में CO, लास्ट में CH3, CH3 CO CH3। ठीक है, इस तरीके से एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे फॉर्मूला पूछ दिया गया पेंटेनोन का, फॉर्मूला पूछ दिया गया किसका? पेंटेनोन का। पेंटेनोन का देखो, पेंटेन से बनेगा तो बीच में लिख लो क्या? CO। बीच में क्या लिख लो? CO। ठीक है, अगर आपने बीच में CO लिख दिया, अब देखिए इधर भी 2 कार्बन, पेंटेन में कितने कार्बन होने चाहिए? 5। एक तो यहीं पे आ गया। ठीक है, बचे कितने? 4। 2 इधर लगा देते हैं, 2 इधर लगा देते हैं, 2 इधर लगाया। ठीक है, 2 इधर लगाया। ठीक है, जब इधर 2 लगाएंगे तो एक में 3 एक में 2 मतलब 5, तो C2H5। इधर भी लगाएंगे तो वही हल होगा। ठीक है, C2H5 बना के भी बता देता हूं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। ठीक है, 1 2 1 2, देखिए कुल मिला के 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। ठीक है, अब इसको फिल कर दीजिए। H H, यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे 3। ठीक है, तो कुल मिला के 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन इस साइड पे, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन इस साइड पे भी। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया किसका? कीटोन का भी, पेंटेनोन का भी। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप फॉर्मूले बनाते हो हाइड्रोकार्बन्स के, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि हम फॉर्मूले बनाएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सीधा पूछा जाता है, किसमें कितने बंध होते हैं ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्रियात्मक समूह के आधार पर फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा दी हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में भी आ गया होगा। आप रिपीट करके इन चीजों को देख लीजिएगा, ताकि आपको अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट मिलता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको अगले वीडियोस में उन डाउट्स को क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि उन तक भी ये संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो एक वीडियो है शेयर किया गया आप तक, वो उन तक भी पहुंच सके और वो भी इन चीजों को पढ़ सके। और चूंकि ध्यान रखिएगा ये चीजें डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूले बनाना बताया है, जिस तरीके से मैंने आपको सामान्य सूत्र बताए हैं, उसी तरीके से आपको सीधे सीधे से चीजें पूछी जाती हैं। तो आप जब इन पूरे कॉन्सेप्ट को ढंग से सीख पाओगे तो आपको ये चीजें बेहतर ढंग से एग्जाम में करने में सफलता हासिल होगी। ठीक है, इसके लिए जरूरी ये है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए और विधिवत ढंग से एक नोट्स भी तैयार करिए, ताकि ये चीजें आपके माइंड में हमेशा बनी रहे। थैंक यू।